ओके डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? अब मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे, लेकिन मेरा मॉडल जब आप समझ जाओगे तो पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाओगे। जो दिक्कतें हो मेरा मॉडल समझने में है। अभी आप शब्दावलियों में उलझे हुए हो। दो काम करो। एक तो एनसीईआरटी क्लास 8 की तेजी से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि बहुत ईजी है। उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी सॉरी। उसके बाद जब बिपिन चंद्रा की बुक आप पढ़ोगे, इसमें जो मैंने ब्लैक स्वान पब्लिकेशन का कहा था, तो उसके बाद यू विल बी मोर कंफर्टेबल। आप और भी कंफर्टेबल, तो उसमें कुछ बेसिक शब्दावलियां मिल जाएगी। और मेरे स्कीम को अगर एक बार ढंग से आप समझ लोगे तो आपको कभी किसी सोशल साइंस में दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बताता हूं। तो कहां से शुरू करूं? देखिए बच्चे, मैं एक पहले आपसे एक चीज के लिए आई एम सीकिंग पार्डन, क्योंकि आपका जो कमेंट बॉक्स है सर्वर में लोड बढ़ गया और कमेंट बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए आपका कमेंट मेरा ऑफ ट्रैक आ रहा है। मैंने वहां से डायरेक्ट भेजा है, कमेंट वहां भेजेंगे और मैं कमेंट सेलेक्टिव देख पाऊंगा। लेकिन पूरे कमेंट जैसे हम यहाँ देखते थे वैसा अब अभी थोड़ा सा आज भर के लिए आपको असुविधा झेलनी होगी। फिर कल से वो रिस्टोर हो जाएगा पूरा सिस्टम। उसके बाद फिर कमेंट को हम बहुत अच्छे ढंग से इंटरटेन कर पाएंगे। आज भी मैं इंटरटेन करूंगा, क्योंकि मुझे बाहर कमेंट मिलेगा, लेकिन डायरेक्टली हमारे ऑफिस तक नहीं पहुंचेगा। वो आएगा खान, वहाँ से आएगा और पटना खान साहब के ऑफिस से वो आएगा। और फिर मैं उसको टैकल करूँगा, तो फिर वहाँ से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन कल से हम लोग उम्मीद करते हैं, हालांकि मैं आपको बताऊं कि अब पहले एक प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि आज 29 है, तो कल 30th, उसके बाद 31st और 1 जनवरी, इन तीनों दिन हम छुट्टी रखेंगे। अब पूरे इंस्टीट्यूट, हमारे भी इंस्टीट्यूट्स में और सारे इंस्टीट्यूट्स में छुट्टी होते हैं, दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स में आपको पता है। तो हम 3 दिनों की छुट्टी रखेंगे और फिर हम 2 तारीख को रिस्टोर करेंगे क्लास को। तो आपको चिंता नहीं करनी, आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। आपको इन 3 दिनों में 1-2 दिन तो एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि न्यू ईयर है। और आप जानते हो जो नया वर्ष होता है वो संकल्पों और विकल्पों का वर्ष होता है। तो आप लोग भी नए नए संकल्प लेंगे, नए डिटर्मिनेशन लेंगे, और नए डिटर्मिनेशन के साथ हम अगले वर्ष फिर आरंभ करेंगे, यानी 2 जनवरी को। तो आज मैं फिलहाल लौटता हूं अपने मुद्दे पर, और आज मैं आपको लास्ट में जब इसको फिनिश करने के बाद, क्योंकि हमारा 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सदी का उत्तरार्ध आज हमारा फिनिश हो जाए, तो उसके बाद मैं आपको एक फूड फॉर थॉट भी दूंगा। फूड फॉर थॉट से मतलब यह है कि हम 18th सेंचुरी में कितने इश्यूज हैं वो मैं आपको बोर्ड पर लिख दूंगा, आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना। एंड मेरा फार्मूला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि रीड, फील एंड थिंक। जैसे जो आप रीड करते हो उसको फील करोगे, और फील करने के साथ थिंक करोगे, तो धीरे धीरे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, ध्यान रखना, धीरे धीरे ये चीज आप सीख पाओगे। क्योंकि स्टूडेंट्स को शुरू में लगता है कि मैं पढ़ लूंगा, मुझे याद हो जाएगा, मैं सीख लूंगा, लेकिन बुक रीडिंग करने से भी उनका तब तक नहीं होगा जब तक वो स्कीम के साथ नहीं पढ़ेंगे। तो आज आप मेरा स्कीम कुछ हद तक 18th सेंचुरी का समझ जाओगे। चलिए मैं आगे बढ़ूं। अब हम अपने स्कीम पर आते हैं माय स्टूडेंट्स। और सबसे पहले कर्नाटक युद्ध पर तो हमने 2 क्वेश्चन कल किए थे, वहां पर मैं ले आता हूं। अब मैं आपको लाता हूं पलासी पर। और इसी सिलसिले में मैं पलासी में का थोड़ा मानचित्र भी आपको दिखाऊंगा, वेयर इज। तो चलिए मैं पहले आपको यहाँ की चीजें बताता हूँ, फिर मैं मानचित्र पर दिखाऊंगा। मैं एक्चुअली यू शुड हैव बीन प्लेस्ड, यू शुड हैव प्लेस्ड हियर ऑन द टॉपिक, तो यू हैव क्रिएटेड हर्डल। अब चलो, पलासी के युद्ध के क्या कारण थे। तो पहले मैं पलासी के युद्ध के विषय में आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली 2 टर्म आते हैं, पलासी और बक्सर के युद्ध। कहानी शुरू हुई कर्नाटक से। फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं, मॉडर्न हिस्ट्री को हमने 4 पार्ट में बांटा है, ध्यान रखिए। हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी पहला पार्ट है, कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद दूसरा पार्ट है, राष्ट्रवाद तीसरा भाग है, और स्वतंत्रता के उपरांत भारत चौथा भाग है। तो हम 18वीं सदी के इतिहास पर ही हैं, और 18वीं सदी के इतिहास को हमने 2 भागों में बांटा है, 18वीं सदी का पूर्वार्ध और 18वीं सदी का उत्तरार्ध। ये दोनों भाग आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट। और 18वीं सदी के पूर्वार्ध हम लोगों ने फिनिश कर लिया है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध पर चल रहे हैं। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हमारा टॉपिक यह था कि यूरोप में परिवर्तन कैसे हो रहा है,
कैसे यूरोप और एशिया के बीच का व्यापारिक मार्ग में बाधा उत्पन्न हुई, कैसे कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। कुस्तुनतुनिया के पतन ने, अब यह तो नहीं पूछोगे कुस्तुनतुनिया का पतन क्या है, तो कई दिनों से मैं आपको समझा चुका हूं, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग वाकिफ हो चुके होंगे कुस्तुनतुनिया का पतन से क्या मतलब है। इसका मतलब है कि पूरब की तरफ जाने वाला जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया। मैं सब कुछ बता चुका हूं, बस जस्ट आपको रिपीट करके थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। तो अब उनके साथ दिक्कत हुई कि क्योंकि यूरोप में एक धनी वर्ग का उद्भव हो रहा है, उन्हें पूरब की व्यापारिक वस्तुओं की आवश्यकता है, तो अब उनकी मजबूरी है कि वह पूरब के व्यापारिक वस्तुओं को प्राप्त करें। तो पूरब की व्यापारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें डायरेक्ट जाना संभव नहीं है, क्योंकि वहां तो तुर्क बैठे हुए हैं। वहां जाएंगे तो तुर्की सोल्जर्स पकड़ लेते थे, और जो ईसाई व्यापारी, क्रिश्चियन व्यापारी, उसको जबरन धर्मांतरित करवा देते थे। तो ऐसी स्थिति में एक तरह से समझिए तो भूमध्य सागर एक बैक वाटर बनकर रह गया। भूमध्य सागर से अब वो पश्चिम की तरफ जा ही नहीं सकते थे, और अब वो एक तरह से जैसे जिन बोतल में कैद हो जाता है, यूरोपीय देश बोतल में कैद हो गए। लेकिन वो अटलांटिक की तरफ भी खुलते थे, वहां स्पेन था, पुर्तगाल था, उन दोनों ने पहल की चलो नई दुनिया को खोजते हैं। उसी क्रम में भौगोलिक खोज शुरू हुई, बाद में उसमें ब्रिटेन, हॉलैंड और फ्रांस भी उसमें शामिल हो गए, और पूरा अफ्रीका के तट से राउंड लेके वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। उससे पहले पश्चिम की तरफ जाकर स्पेन ने अमेरिका को खोज लिया था। तो फिर आपने देखा कि ट्रेड का, वर्ल्ड वाइड ट्रेड का विकास हुआ, और उसी क्रम में यूरोपीय कंपनियां भारत आई। फिर आपने कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा देखी, आपने पोर्चुगीज कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, डच कंपनी और फ्रेंच कंपनी देखी। फिर ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा देखी, और यह भी देखा कि भाई आए थे वह व्यापार करने, राजनीतिक शक्ति की ओर क्यों चले गए, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्यों जगी। फिर वो उनको विभिन्न कंपनियों के बीच आपस में टकराहट क्यों होती थी, अगर मैं पूछूं तो आप सभी लोग बता दोगे। इन कंपनियों, चाहे जो यूरोपीय कंपनी थी, उनको भारतीय शासक से टकराहट क्यों हुई, अगर यह प्रश्न भी मैं पूछूं तो आप बता दोगे। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बंगाल पर ले चलता हूं, लेकिन इससे पहले आप लोगों का कुछ क्वेश्चन आ गया है जो मेरे असिस्टेंट बार बार इशारा कर रहे हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को देखूं। डायरेक्ट तो मैं आपका क्वेश्चन नहीं देख पा रहा हूं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। लेकिन क्वेश्चन हमें, जो क्वेश्चन हमें भेजा जाएगा वो क्वेश्चन मैं जरूर देख लूंगा। तो बताएं मिस्टर। तो कह रहे हैं सर आंसर थे, टुडे आपके जैसे वर्ड यूज नहीं। हाँ, हमारी जैसे वर्ड कैसे यूज कर पाओगे? मेरे वर्षों की तपस्या है, मेरी जो भाषा है परिष्कृत है। जब धीरे धीरे आपकी भाषा परिष्कृत हो जाएगी तो आप भी उसका उपयोग करने लगोगे। अब एक उपाय है कि मैं परिष्कृत भाषा का प्रयोग ना करूं, लच्चर भाषा का प्रयोग करूं, तो आपको संतोष हो जाएगा कि चलो इसी स्टैंडर्ड से उत्तर लिखा जाता है। लेकिन एक रोल मॉडल तो आपको होना चाहिए, तो मेरी भाषा आपका रोल मॉडल बनेगी कि भाषा को हम परिष्कृत कर सकते हैं। अगर मैं अपनी भाषा को लच्चर कर लूँगा तो फिर आपका जो रोल मॉडल है वो खराब हो जाएगा। तो मुझे मेरी भाषा का प्रयोग करने दीजिए, और मैं उसमें जो कुछ शब्दावलियां होंगी उसका अर्थ मैं बताता चलूँगा, और आप धीरे धीरे उसको फॉलो करिए। अगर अचानक से आप चाहेंगी शीतल कि आपकी भाषा मेरी तरह हो जाए तो मुश्किल है, अभी आपको काफ़ी मेहनत इसमें करनी होगी। Yeah, Ankita, even if you may not have asked the question, today, whenever I am just going to start about the British conquest of Bengal, so I could have started the story from the same question: why did Bengal appear to be so attractive for all the European companies? Here, Ankita, I have to reply on my question. I am seeking pardon from a student from Hindi medium because Ankita has posed the question in English medium. So Ankita may have come from English medium. That's why I am replying the question in English medium. Actually, here my answer is, question is why did European companies attract towards Bengal? So my answer is, Bengal was the most prosperous province, and not simply most prosperous. Bengal was prosperous even from the viewpoint of mercantile products. In fact, 40% of the merchandise goods which were being exported to Europe or other countries. So these 40% merchandise goods were supplied by Bengal alone. So that's why Bengal was having
larger value from commercial point of view, and it was the reason all the European companies were getting attracted to Bengal. So Ankita, your question has been answered now. हाँ अंजलि, आज मैंने MCQ फिर रोका है क्योंकि 2 दिनों से क्या हो रहा था कि MCQ के कारण हमारा क्लास थोड़ा सा डिले हो जा रहा था, बट नो प्रॉब्लम अंकिता। और आज मैं तुमको उपनिवेशवाद भी देने वाला था, तो आज मैं बंगाल तक कवर कर लेता हूँ, फिर मेरा क्या हो कुछ कोर्स आगे बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा कोर्स आगे बढ़ जाएगा तो फिर मैं जो 2 तारीख से आऊँगा तो मैं आपको रेगुलर MCQ का क्वेश्चन दूंगा, रेगुलर। मैगजीन लोकेश, मेरे विचार से मैगजीन पढ़ने के बजाय एक काम करो, एक न्यूज़पेपर पकड़ लो, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर भी चलेगा। और लोकेश, मैंने आपको क्या बताया कि खान साहब, उस दिन मैंने खान साहब के साथ अनाउंस किया था कि हम तुम लोगों को बहुत एक डिफरेंट तरीके से ले चलना चाहते हैं, तो थोड़ा सा जब तक सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा संस्थान की ओर से, तो संस्थान की ओर से करंट का पूरा प्रोग्राम ही हम लोग चलाने वाले हैं। तो उसके बाद तुम्हें और भी समझ विकसित होगी, मतलब कैसे करंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेल्फ स्टडीज के लिए एक न्यूज़पेपर को पकड़ लो, मैगजीन थोड़ा तुम अवॉइड भी कर सकते हो, एक न्यूज़पेपर को पकड़ लो, एक DD या कोई न्यूज़ देखते रहो। न्यूज़ देखने का भी एक विजुअल देखने का भी अपना फ़ायदा है। और उसके बाद कोई एक हिंदी में कोई भी मैगजीन पटना में देख लो, या आप जिस लोकेलिटी से हो तो उसमें जो मैगजीन स्टूडेंट्स के बीच चल रहा होगा वो मैगजीन खरीद कर घर पर रख लो। लेकिन एक प्रिंसिपल लाइफ में अपनाना, क्योंकि मैंने पहले दिन से आपको कहा है कि कितना पढ़ा जाए उससे इम्पोर्टेंट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लान बनाने का मतलब है व्यावहारिक प्लान बनाना, कि कितना कम सोर्स से हम पुख्ता तैयारी करें। और जब एक बार हमारा प्रोग्राम अनफोल्ड होगा तो आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम खुद सॉल्व हो जाएंगे। अभी तो जस्ट हम आपको एक तरह से वार्म अप कर रहे हैं कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड होइए, प्रिपरेशन मेंटली प्रिपेयर्ड होइए। हाँ हम लोग नोट पूजा, आप नोट्स बनाना तुम शुरू कर सकती हो। 18वीं सदी का इतिहास होने दो, फिर तुम पीछे से फॉलो करो, 18वीं सदी के इतिहास का ही नोट्स बना लो। लेकिन मैं लास्ट में फिर आपको, इसीलिए मैंने आज MCQ नहीं लाया, क्योंकि आज मैं आपको एक स्ट्रक्चर फिर बनाने वाला हूँ। और स्ट्रक्चर जब मैं बना दूंगा तो फिर आपको उसी स्ट्रक्चर के तहत आपको नोट्स बनाना है। तो मैं आपको बता दूंगा कि नोट्स बनाने में किन बातों का ख्याल रखना। लास्ट में आज मैं यह आपको समझाता जाऊंगा। अब है कुछ सर, अगर मुर्शिद 1780 में मुर्शिद कुली खान 1780 में नहीं बना है। मुर्शिद कुली खान जो बंगाल का नवाब बंगाल का जो दीवान बना है वो 1717 में बना है। और पहले तो 1700 ईस्वी में दीवान बना है, और 1717 में वो बंगाल का नजीम सूबेदार भी बन गया है। तो 1717 से प्रैक्टिकली ही वॉज कैरेक्टराइज एज नवाब ऑफ बंगाल। तो 1717 से नवाब है, तो 1717 1780 कहाँ देख लिया आपने? 1780 नहीं, 1780 में तो बंगाल बहुत आगे बढ़ चुका है, बक्सर का युद्ध भी हो चुका है, बंगाल पर ब्रिटिश हुकूमत कायम हो चुकी है। तो 1780 तो बहुत आगे हो गया। युद्ध बंगाल तो कहाँ होता? पलासी बंगाल में है और मुद्दा बंगाल का था। आप देखोगे पलासी के युद्ध में मुद्दा क्या था? बंगाल का था। तो अगर बंगाल का मुद्दा था तो पलासी का युद्ध बंगाल में ही होता। ओके, तो मैं आता हूं, फिर टॉपिक पर रिटर्न होता हूं। मैंने आपको बताया कि जैसे देखो ये वॉर पलासी का है। जैसे अभी अंकिता ने पूछा था या व्हाटएवर कि भाई नोट्स कैसे तैयार करूं, तो नोट्स में क्या है कि मेरा जो PPT मैंने लगाया हुआ है, उस PPT में जितने इशू हैं उन इशू को सामने रखकर उसी को तुम कोई बुक वगैरह से चाहो तो अपने नोट्स में तुम और इनलार्ज कर सकते हो। यही तुम्हारा नोट्स होगा। नोट्स के लिए ऐसा कुछ नहीं करना है कि नोट्स कोई अलग से, क्योंकि अगर नोट्स में तुम फैक्ट्स केवल कलेक्ट करोगे तब तो हमारा अभिप्रेत पूरा ही नहीं होगा। फैक्ट्स ध्यान रखो, हमारा उदाहरण होता है, हमारा जो मुख्य डिमांड होता है क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है, अवधारणा होती है, वो मुख्य डिमांड होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पलासी के युद्ध के एक से अधिक कारण थे, इन्हें निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। मौलिक कारण और तात्कालिक कारण, दोनों तरह का कारण हमने दे दिया। मौलिक कारण वह वैसे कारण थे जो बंगाल के नवाबों को आरंभ से ही परेशान कर रहे थे। कारण निम्नलिखित थे। एक, नवाब मुर्शिद कुली खान के समय से ही दस्तक के दुरुपयोग का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा रहा था।
अब मैं आपको बताता हूं, ये बात तो आप लोगों को क्लियर है। पहले मैं एक बार रिमाइंड कर दूं कि बंगाल का प्रथम नवाब बना मुर्शिद कुली खान 1717 से लेकर और 1727 तक उसने शासन किया। फिर उसका उत्तराधिकारी हुआ था, आपको ध्यान होगा, उसका उत्तराधिकारी था उसका दामाद शुजाउद्दीन 1737 से 1739। फिर उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा सरफराज खान मात्र 1 वर्ष रह सका। तभी उसका एक महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशस सेनापति था जिसका नाम था अलीवर्दी खान। उसने सरफराज खान को मार डाला और बंगाल की गद्दी पर कब्जा कर लिया। अलीवर्दी खान का एक लंबा टेन्योर है, 1740 से 56 तक रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता कि बंगाल में समस्या क्या आई। ये बात तो क्लियर हो गया कि बंगाल चूंकि सबसे समृद्ध प्रांत था, जितनी भी व्यापारिक वस्तुएं थी जो यूरोप या अन्यत्र निर्यात की जाती थी, उसका 40% हिस्सा अकेला बंगाल से आता था। इसलिए बंगाल का व्यापक आर्थिक महत्व था, इसलिए सारी कंपनियां बंगाल की ओर आकर्षित होती थी। अब बंगाल में मुद्दा क्या हुआ? सबसे पहला मुद्दा जो मौलिक कारण और तात्कालिक कारण, दो कारणों में आप पलासी के संघर्ष को बांट कर देख सकते हो। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता कि एक मुद्दा आता है दस्तक का दुरुपयोग। या मैं एक काम करता हूं, पहले मैं छोटी सी घटनाओं की कहानी बता देता हूं कि देखो, दो चीजें होती है। जैसे आप लोग अभी एक तरह से मैं आपको मानता हूं कि अभी तैयारी में बच्चे हो, तो तुम लोग कहानी सुनोगे तो लगता है कि यही कहानी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं। कहानी कहानी है, कहानी आपको इसलिए जानना चाहिए ताकि विषय में आपको रुचि हो। लेकिन जो आपके जो अंक आएंगे वो अंक आएंगे समझ से, और जब आपकी समझ क्रिटिकल होगी तब अंक आएंगे। क्योंकि मैं आगे आपको क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ऐसा खुद पता चल जाएगा कि बिना क्रिटिकल समझ के तो क्वेश्चन लिखे ही नहीं जा सकते। क्वेश्चन लिखना तो दूर रहा, क्वेश्चन समझा नहीं जा सकता। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, जो पहला हमारा मुद्दा है या पहला क्वेश्चन है उसका उत्तर बताता हूं। पहला, जैसे अलीवर्दी खान, तो अलीवर्दी खान के कोई बेटा नहीं था। अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थी। उसमें जो उसकी बड़ी बेटी था उसका नाम था घसीटी बेगम, और घसीटी बेगम का जो पति था वो ढाका का डिप्टी गवर्नर। जैसे चलो भाई, कल बंगाल में मुर्शिदाबाद राजधानी थी, तो बंगाल का ओवरऑल तो आप जानते हो कि ओवरऑल है वो नवाब है। तो जो क्षेत्रीय स्तर पर कुछ डिप्टी नवाब की नियुक्ति होती थी, वही डिप्टी नवाब के पद पर उस समय घसीटी बेगम का पति ढाका का डिप्टी गवर्नर था। लेकिन चलो, ढाका का डिप्टी गवर्नर मर चुका था, उसका घसीटी बेगम स्वयं जीवित थी और उसका पति मर चुका था। उसका मंत्री था राजबल्लभ, तो राजबल्लभ की सहायता से वो शासन कार्य देख रही थी। उसका दूसरी पुत्री थी जो पूर्णिया के डिप्टी गवर्नर की पत्नी थी, लेकिन पूर्णिया का डिप्टी गवर्नर मर चुका था, उसकी पत्नी यानी उसकी दूसरी बेटी मर चुकी थी। बस उसका एक बेटा था जिसका नाम था शौकत जंग, वह जीवित और सक्रिय था। और उसकी तीसरी और सबसे छोटी बेटी थी जो जिसका बेटा था, उसकी वो बेटी मर चुकी थी छोटी वाली भी, लेकिन उसका बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसका नाती। उसको बचपन से अपने साथ पाला था और उसको अपने उत्तराधिकारी के रूप में उसने पहले ही तय कर लिया था कि मैं इसे अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। अब जाहिर है कि ऐसी स्थिति में उसकी जो 2 पुत्रियां थी, जिसमें एक थी घसीटी बेगम और दूसरा जो पूर्णिया के डिप्टी गवर्नर की पत्नी थी, तो वो तो मर चुकी थी, लेकिन उसका जो बेटा था शौकत जंग, ना तो घसीटी बेगम को पसंद था ना शौकत जंग को पसंद था। तो दोनों ब्रिटिश के साथ मिलकर षड्यंत्र करने लगे और ब्रिटिश के साथ मिलकर गुटबंदी शुरू कर दी। अब आपके दिमाग में एक बात होगी, भाई ब्रिटिश का इसमें क्या स्वार्थ था? तो ब्रिटिश का स्वार्थ यह था कि ब्रिटिश के सामने एक बड़ी समस्या थी जो मैं आपको बताऊंगा अभी कारण में। अब समझना इस बात को। जैसे एक मुगल बादशाह था, उस मुगल बादशाह का नाम था फारूक सियार। तो मुगल बादशाह का नाम था फारूक सियार, और ये फारूक सियार जो बादशाह था उसका तो जो फारूक सियार था वो
बेसिकली शासन किया था 1713 से 19 तक, ये मुगल बादशाह था। तो ये फारूक शियार के समय आप देखेंगे कि 1717 में, यही मुगल बादशाह था, तो 1717 में एक ब्रिटिश अधिकारी था। उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम था जॉन सुरमन। जॉन सुरमन। तो जॉन सुरमन इसके दरबार में गया और इसे चुंगी मुक्त व्यापार का के लिए गुहार लगाई कि आप हमें चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति दीजिए। तो अंत में दोनों के बीच हो गया, फारूक शियार भी मान गया और 3000 रुपये वार्षिक लमसम, एक मुश्त अमाउंट में बंगाल में चुंगी मुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश कंपनी को मिल गया। और जो चुंगी मुक्त व्यापार का मतलब है केवल बंगाल नहीं, उस समय बंगाल में बिहार का भी भाग था और उड़ीसा का भी भाग था। तो वहां पर ब्रिटिश कंपनी 3000 रुपये वार्षिक के बदले चुंगी मुक्त व्यापार कर सकती है। और भी कुछ कुछ अधिकार उसने दे दिए थे, जैसे सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया था, किलेबंदी करने का अधिकार दे दिया था, कुछ कुछ अधिकार दे दिया था। अब एक आपके मन में सवाल होगा जो होना चाहिए कि भाई आप एक तरफ बता रहे हैं कि बंगाल पर मुर्शिद कुली खान ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, अपना हेजेमनी, अपना प्रभाव, अपनी पकड़, अपना नियंत्रण। तो जब वहां पर मुर्शिद कुली खान शासक बना बैठा था, तो मुगल बादशाह कौन होता है बंगाल का में चुंगी मुक्त व्यापार का दस्तक ब्रिटिश को देने वाला? आपके मन में सवाल होगा, इसका जवाब सुनिए। देखिए, मुगल बादशाह तो इस बात को समझ रहा था, कोई भी जो सत्ता होती है उसमें एक होती है व्यावहारिक शक्ति और एक होती है औपचारिक शक्ति। तो व्यावहारिक शक्ति तो बंगाल के नवाब के हाथों में आ गई थी, लेकिन जो औपचारिक शक्ति अभी भी मुगल बादशाह के पास थी। तो जैसे आप उसको ऐसे समझो, अगर आपका ग्रामीण बोध होगा, आपकी कोई जमीन है, कोई भूमि है, वह भूमि आपके हाथ से निकल गई, किसी ने उस पर दखल करके व्यावहारिक रूप से वो भूमि को जोत रहा है। तो व्यावहारिक रूप में उस भूमि पर आपका ऑक्यूपेंसी नहीं है, आपका नियंत्रण नहीं है, लेकिन अभी भी पेपर पर आप ही का नाम है, तो किसी को सिग्नेचर करके आप बेच तो सकते ही हो। तो मुगल बादशाह ने उस पर अगर अपनी कलम चला दी, इसका मतलब है कि औपचारिक रूप में ब्रिटिश कंपनी को यह शक्ति मिल गई कि भाई वो बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार कर सकता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, बंगाल के किसी भी नवाब ने इस मुद्दे पर प्रश्न नहीं उठाया कि नहीं नहीं, मुगल बादशाह का राइट नहीं है कि वह मुगल बादशाह का राइट नहीं है कि वह किसी और को चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे सकता है, ऐसा वो नहीं कहते थे। विरोध का मुद्दा दो था, जैसे दस्तक मिली हुई थी ब्रिटिश कंपनी को, समझना इस बात को।